नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और उत्तराखंड एक्सप्रेस की शुरुआत करते हैं सबसे पहले कोरोना गाइडलाइंस को लेकर। आज से राज्य में कोरोना को लेकर जारी की गई जो नई गाइडलाइंस है वो लागू हो जाएंगी, जिसमें भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग पर सख्ती बरतने को कहा गया है। रात के वक्त कर्फ्यू को लेकर डीएम अपने स्तर पर फैसला ले सकेंगे। राज्य में आने वाले सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। साथ ही उत्तराखंड आने वाले सभी यात्रियों का रजिस्ट्रेशन भी जरूरी होगा। इसी के साथ सार्वजनिक आयोजन पर सिर्फ 100 लोग ही इकट्ठा हो सकेंगे। कॉलेज यूनिवर्सिटी खोलने पर 9 दिसंबर को होने वाली कैबिनेट में फैसला लिया जाएगा। कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस आज से लागू और जाहिर सी बात है सतर्कता और सख्ती इसलिए और ज्यादा बढ़ती जा रही है क्योंकि कोरोना के मामले अब तेजी से बढ़ने लगे हैं। कोरोना अपडेट की अगर हम बात करें, उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में कोरोना की वजह से 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कोरोना के 455 नए मामले सामने आए, जिसके बाद कुल कोविड केसेस की संख्या 74,070 के पार पहुंच गई। वहीं एक्टिव केस भी बढ़कर 5,000 हो चुके हैं। सोमवार को देहरादून में 185 मामले सामने आए तो नैनीताल में 57, पिथौरागढ़ में 49 नए केस सामने आए हैं। और कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए ही कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर हरिद्वार में गंगा स्नान पर रोक लगा दी गई थी। प्रशासन ने ये फैसला कोरोना के खतरे के मद्देनजर लिया था, जबकि 1.5 महीने बाद एक पर्व स्नानों का सिलसिला शुरू होगा, जिसमें 14 जनवरी को मकर संक्रांति स्नान है, 11 फरवरी को मौनी अमावस्या, 16 फरवरी को वसंत पंचमी और 27 फरवरी को माघ पूर्णिमा का पर्व स्नान है। जबकि 11 मार्च को शिवरात्रि और 12 अप्रैल को सोमवती अमावस्या, 14 अप्रैल को बैसाखी और 27 अप्रैल को चैत्र पूर्णिमा का शाही स्नान होने वाला है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साफ साफ कहा है कि प्रशासन को हर पर्व और त्योहार को लेकर उसके हिसाब की तैयारी करनी होगी, लेकिन फैसला हालात पर निर्भर करेगा। सीएम का कहना है कि कोरोना बड़ी चिंता है और किसी के जीवन को खतरे में नहीं डाला जा सकता। प्रशासन को ये निर्देशित किया है कि कोई भी पर्व है, कोई भी त्यौहार है, आप अपनी व्यवस्था करें, लेकिन निर्णय ये परिस्थितियों के हिसाब से लिया जाएगा, क्योंकि इस समय कोविड का एक बार फिर प्रभाव बढ़ा है। राज्य में भी उसका असर दिखाई दे रहा है और देश में भी उसका और पूरी दुनिया में उसका असर दिखाई दे रहा है। इसलिए हम जनता से भी अपील कर रहे हैं कि हम प्रतीकात्मक रूप से अपने घर में ही माँ गंगा का स्मरण करके और हम गंगा स्नान का एक तरह से वर्चुअल आनंद ले सकते हैं। वर्चुअल आनंद ले सकते हैं, इस तरह के फैसले लिए जा सकते हैं। हालात पर फैसला डिपेंड करेगा। दीपांकर भट्ट हमारे सहयोगी देहरादून से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपांकर, जो बात सामने आ रही है कि एक के बाद एक कई स्नान है और तब फैसले उसके हालात पर होंगे। इससे पहले कल हमने देखा कि जो कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर रोक के बावजूद बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, तो बड़ी चुनौती होगी प्रशासन के सामने कि कैसे लोगों को समझाए कि ठीक है, पर्व त्योहार अपनी जगह पर है, लेकिन जान जोखिम में डालना सही नहीं है। बिल्कुल मेनका, 1 दिसंबर की शुरुआत हो चुकी है और अनलॉक 7 जिसे कह सकते हैं गाइडलाइंस उसकी लागू हुई यहाँ से राज्य में। तो इसमें खास जो नियम कायदे रहेंगे तो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को लेकर सख्ती नजर आएगी। दूसरी बात यह कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर अब पुलिस की सख्ती भी नजर आएगी। तीसरी चीज़ ये कि जो बाहर से आने वाले टूरिस्ट हैं या फिर दूसरे राज्य से आने वाले लोग हैं उनका रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा और 100 से ज़्यादा लोग किसी भी आयोजन में शामिल नहीं हो पाएंगे। फिर शादी समारोह हो, कोई बड़ा आयोजन हो या कहीं पर भी आप अगर जुटते हैं तो 100 से ज़्यादा लोग नहीं जुट पाएंगे।
रहेंगे। रही बात अब जो आपने कुंभ को लेकर सवाल पूछा, तो कुंभ की तैयारियां और आने वाले पर्व स्नान, जब सूर्य उत्तरायण होगा 14 जनवरी को मकर संक्रांति से, और उसके बाद लगातार पर्व स्नान है, फिर शाही स्नान है, तो कुंभ एक बड़ी चुनौती रहेगा। कार्तिक पूर्णिमा पे रोक के बावजूद तमाम लोग वहां पर स्नान के लिए पहुंचे, तो प्रशासन जरूर अब इस बात की समीक्षा करेगा कि अगर यही स्थिति रही, अगर आस्था इसी तरीके से भारी पड़ी कोरोना के संकट पर, तो फिर किस तरीके से व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी। मुख्यमंत्री का कहना है कि तैयारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन जो फैसले होंगे वो हालात को देखते हुए लिए जाएंगे, परिस्थितियों को देखते हुए लिए जाएंगे। तो कोरोना फिलहाल कम होता नजर नहीं आ रहा है। अब नई गाइडलाइंस की जो बात कर रहे हो आप, तो ये भी बताइए कि क्या ऐसा भी मुमकिन है कि जहां पर कंटेनमेंट जोन है, जहां पर मामले ज्यादा आ रहे हैं, वहां पर आंशिक रूप से कोई लॉकडाउन या फिर दुकानें बंद रखने के फैसले भी लिए जा सकते हैं क्या? मेनका नाइट कर्फ्यू का फैसला डीएम पर छोड़ा गया है हर डिस्ट्रिक्ट के। और रही बात लॉकडाउन की, तो लॉकडाउन का कोई प्रशासन कहीं पर कोई फैसला नहीं ले पाएगा। लॉकडाउन अगर कहीं पर होता है तो उसके लिए राज्य सरकार से सहमति लेनी जरूरी होगी। तो पहले ही मुख्यमंत्री ये बात साफ कर चुके हैं कि फिलहाल ऐसी कोई स्थिति राज्य में नहीं है कि कहीं पर लॉकडाउन करना पड़े, और अगर कहीं जरूरत पड़ती है किसी सूरत में तो वो फैसला राज्य सरकार अपने लेवल पर लेगी। लेकिन बात जो रही कि हालात जहां देहरादून में जैसे केसेस है, पिथौरागढ़ में केसेस है, रुद्रप्रयाग में केसेस बढ़ रहे हैं, तो वहां पर यह कहा गया सरकार की तरफ से कि जो डीएम है वो वहां पर जो पॉजिटिविटी है उसको रोकने की कोशिश करें, कोरोना के पॉजिटिव केसेस को कम करने की कोशिश करें। वही स्कूल कॉलेजेस अभी भी बंद है, तो उसका फैसला 9 दिसंबर को होने वाली कैबिनेट में होगा। यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को लेकर, स्कूल जहां पर खुल भी रहे हैं वहां पर तमाम जगहों पर केसेस सामने आए, तो चैलेंजेस अभी भी बरकरार हैं। और साल, अब ये लास्ट महीना इस साल का, तो इसमें चैलेंज किस तरीके से सरकार इनसे निपटती है। और अगले साल सरकार का नया साल जब शुरू होगा यहाँ पर नया 2021, तो सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती कुंभ के तौर पर होगी। बिल्कुल, और उस वक्त की रणनीति बहुत ही मजबूत होने की जरूरत। धन्यवाद इस वक्त दीपांकर पूरी जानकारी देने के लिए। तो कोरोना को लेकर पूरी दुनिया में वैक्सीन बनाई जा रही है और अपने अपने दावे हो रहे हैं, और इसी बीच योग गुरु रामदेव का कहना है कि वैक्सीन से एंटीबॉडी बनेगी, लेकिन वैक्सीन कोरोना का इलाज नहीं है। रामदेव ने एक बार फिर दावा किया कि उनकी कोरोनिल दवा कोरोना के इलाज में पूरी तरह से कारगर है। रामदेव ने कहा कि उन्होंने WHO के मानकों को पूरा किया और 150 देशों में कोरोनिल भेज रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि मानव परीक्षण के बाद कोरोनिल का जानवरों पर भी परीक्षण किया गया, जो 100% कामयाब रहा, जिसका जल्द ही खुलासा वो करेंगे। वैक्सीन कोरोना की दवाई नहीं है। वैक्सीन लगाने से आपके अंदर एंटीबॉडीज पैदा हो जाएंगे और आप कोरोना से संक्रमित होने से बच जाएंगे। ये अलग बात है। कोरोना से संक्रमित होने के बाद कोई वैक्सीन काम नहीं करेगी, उसके बाद तो प्राणायाम ही करना पड़ेगा, उसके बाद तो आपको श्वासारी और कोरोनिल लेना ही पड़ेगा और अणु तेल डालना पड़ेगा, नहीं तो बहुत से लोगों की स्मेल चलेगी, बहुत से लोगों को और कई प्रकार के ब्रेन और नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर्स हो रहे हैं। इधर पूर्व सीएम हरीश रावत ने उत्तराखंड में अपने भविष्य को लेकर बड़ा ऐलान किया। हरीश रावत का कहना है कि अगर पार्टी कहे तो वो उत्तराखंड से हटकर किसी भी ड्यूटी के लिए तैयार है, वरना जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे। साफ है कि हरीश रावत की चाहत भी यही है कि वो उत्तराखंड में बने रहें, और हालात ये हैं कि प्रदेश कांग्रेस में कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रही। लेकिन हरीश रावत का कहना है कि अगर पार्टी कहेगी तो वो दूसरी जगह दूसरा काम करने को भी तैयार है, पर वो फैसला वही मानेंगे जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी या राष्ट्रीय अध्यक्ष का होगा। स्टॉप तो एकदम से फौजी रंगरूट की तरीके से मैं फौरन वहीं पर स्टॉप कर जाऊंगा, और दाएं मुड़ कहेगी दाएं मुड़ जाऊंगा, बाएं मुड़ कहेगी बाएं मुड़ जाऊंगा। तो किसी को कोई असमंजस का तो कोई सवाल ही नहीं है। मेरे सामने कोई असमंजस नहीं है अपने रोल के विषय में। जो है मेरा रोल जो भी निर्धारित करना है वो पार्टी को करना है। पार्टी मीन्स AICC? AICC ऑफ कोर्स कांग्रेस प्रेसिडेंट करेंगे। हरिद्वार में सोमवार को भारत माता मंदिर के संस्थापक स्वामी सत्यमित्रानंद की समाधि मंदिर का शिलान्यास किया गया। पूरे विधि विधान के साथ सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिलान्यास किया। साथ ही सत्यमित्रानंद सदगुरु स्मृति सभागार का भी लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वामी सत्यमित्रानंद देश के उच्च कोटि के संत थे। उनके देश निर्माण के योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता।
भारत माता मंदिर ट्रस्ट की भी स्थापना की और देश काल की डिमांड के अनुसार तमाम जिन लोगों ने इस देश के लिए अपना बलिदान दिया, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, उन लोगों को समर्पित किया। वो एक बहुत बड़े संत थे। उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने शपथ ली है। राज्यसभा में पद और गोपनीयता की शपथ ली नरेश बंसल को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शुभकामनाएं दी। चमोली में जोशीमठ तहसील के पैंका गांव में गुलदार ने हमला कर दिया और इस हमले में एक व्यक्ति की मौत हो गई। ग्रामीणों ने गुलदार को आदमखोर घोषित करने और गोली मारने की मांग की है। जब पैंका गांव निवासी गंगा सिंह राशन लेकर घर जा रहे थे, गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर गुलदार ने उन पर हमला कर दिया। बाद में ग्रामीणों ने वन विभाग को जानकारी दी और गुलदार को मारने की मांग की गई है। 9:30 बजे की घटना है सर। ये घर से आए थे शायद, हम लोग भी सब फील्ड में हैं। अभी यहाँ पर रिलेटिव से सूचना मिली तो हम भी तुरंत मौके पर पहुँचे हैं सर। तो हम भी तुरंत इनको मुआवजे देने की कार्रवाई सर। पिथौरागढ़ वन विभाग जल्द ही जंगली जानवरों के लिए रेस्क्यू सेंटर खोलने जा रहा है। वन महकमे ने चंडाक में रेस्क्यू सेंटर खोलने का प्लान तैयार किया। विभाग रिजर्व फॉरेस्ट में भालू और अन्य जंगली जानवरों के लिए रेस्क्यू सेंटर बनाने का प्रस्ताव शासन को भेज चुका है। बीते कुछ सालों में पिथौरागढ़ में जंगली जानवरों की रिहायशी इलाकों में दस्तक होने के कारण लोग काफी परेशान हैं और यही वजह है कि रेस्क्यू सेंटर की जरूरत महसूस की जा रही है। जंगली जानवरों के लिए रेस्क्यू सेंटर की स्थापना की जानी है, जिसमें भालू के लिए और अन्य जंगली जानवरों के लिए विशेषकर है। तो इसके लिए हमने चंडाक के रिजर्व फॉरेस्ट में एक चंडाक नर्सरी जो है वन विभाग की थी, उसके पास में एक स्थल चुना हुआ है। इधर देहरादून में हुई टप्पेबाजी की घटना का खुलासा करते हुए पुलिस ने 2 आरोपी रुपए की रकम बरामद की गई। तहसील चौक में अपराधियों ने एक महिला से 22,000 रुपए की टप्पेबाजी की थी। वहीं महिला ने 70,000 की टप्पेबाजी की जानकारी दी, जबकि आरोपी कह रहे हैं कि उन्होंने 22,000 ही रकम ली है। दोनों के तथ्यों में अंतर होने की वजह से अब पॉलीग्राफी टेस्ट भी कराया गया। कॉन्फिडेंट थे कि ये इसमें होगा, फिर इसको लगातार वॉच कर रहे थे। इसका इन्होंने ठीक से अरेस्टिंग किया, सख्ती से पूछताछ किया। इसने कन्फेस किया है कि क्राइम इसके साथ दूसरा दीपक है, दोनों ने मिलकर किया है। दोनों की अरेस्टिंग हो गई। एक जो इसमें इशू आ रहा है कि जो महिला ने बात बताई है और जो ये बता रहे हैं, दोनों में फ़र्क है अमाउंट को लेकर के, तो उसको हम वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इनका कहना है कि 20-22 हज़ार रुपये के आसपास थे। हमें जो बताया थोड़ा अमाउंट ज़्यादा बताया हुआ है, तो उसमें। इधर रामनगर के नंदा लाइन स्थित केनरा बैंक के एटीएम पर चोरों ने धावा बोला। चोरों ने एटीएम को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन एटीएम तोड़ नहीं पाए, जिसके बाद उन्होंने एक दुकान का ताला तोड़ने की कोशिश की। यहां पर चौकीदार ने रंगे हाथ उन्हें पकड़ लिया। बाद में एटीएम के सीसीटीवी फुटेज देखे गए तो यही शख्स इसे तोड़ने की कोशिश करता पकड़ा गया। पुलिस ने आरोपी पर मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। टिहरी में पुलिस और व्यापारी के बीच झड़प के मामले में एक समुदाय के लोगों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया और वहीं सीओ का कहना है कि ये मामला अतिक्रमण को लेकर है, किसी समुदाय विशेष को लेकर नहीं है। 4 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है और मामले की जांच जारी है। खाली अतिक्रमण को लेकर एक बात थी और क्योंकि रोड को घेरा जा रहा था, तो खाली उस चीज को मद्देनजर रखते हुए ये जो केस है उस चीज़ से रिलेटेड है। इसमें कोई भी अल्पसंख्यक या किसी भी तरीके की संप्रदाय या फिर ऐसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट कुछ भी नहीं है। ब्रेक के बाद स्वागत आपका एक बार फिर से। इधर टिहरी जिले में NH 94 पर ऑल वेदर प्रोजेक्ट की वजह से कार्यदायी संस्था की लापरवाही का खामियाजा स्थानीय ग्रामीण भुगत रहे हैं। कार्यदायी संस्था द्वारा सड़क चौड़ीकरण कार्य के चलते कई गांवों के संपर्क मार्ग
टूट चुके हैं, जिससे यात्रियों को, ग्रामीणों को खासकर आवाजाही में दिक्कत हो रही है। लेकिन संस्था की ओर से इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। इस मामले को लेकर जब डीएम से सवाल किया गया, उनका कहना है कि संपर्क मार्ग निर्माण के लिए बीडीओ को बजट दिया गया है और जल्द ही इस संबंध में समीक्षा की जाएगी। जी, हमारे यहाँ पे निर्माणदायी संस्था जितना भी काम कर रही है, हमारे यहाँ पे नई रोड कट रही है टनल के लिए, और इसमें जितने भी हमारे गांव के रास्ते थे ये सारे क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। इनसे कई बार बात करने पे ये लोग आश्वासन देते हैं कि हमारा रोड का काम हो जाएगा तो फिर हम रास्ते नए हिसाब से बनाएंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे बिल्कुल भी रास्ते चलने लायक नहीं है। जिन संपर्क मार्गों को चिन्हित किया गया था तो उनके धनराशि बीडीओज को दे दी गई है, और बीडीओज ने फिर जैसे पिछले कुछ समय में हमने सुना था कि उन्होंने टेंडर भी लगाए, जैसे थौलदार में टेंडर लग गए थे। फिर हम बीडीओज पे ही कह रहे हैं कि वो जल्दी इनका निस्तारण करें। कई बार क्या होता है, वो सड़क बन जाने के बाद फिर बनाते हैं, वरना वो टूट ना जाए, तो इसलिए हो सकता है वो इस वजह से डिलेड हो रहा हो, बट इसको जल्दी ही करा दिया जाए। इधर गंगा नदी के उद्गम स्थल गोमुख में बन रही झील की अटकलों पर विराम लग गया है। हाईकोर्ट के आदेश पर वैज्ञानिक और आपदा प्रबंधन की एक टीम गोमुख भेजी गई थी, जिसने झील की खबर को पूरी तरह से नकार दिया। 17 सदस्यीय टीम ने अपनी रिपोर्ट में झील की बात को खारिज किया है। असल में 16 जुलाई 2017 को नीलाताल के टूटने से गोमुख के मुहाने पर एक झील बन गई थी। झील का अस्तित्व करीब 8 महीने रहा। बाद में ये झील खुद ही खत्म हो गई, लेकिन नीलाताल के टूटने से गोमुख में काफी मलबा जमा हो गया था और इस मलबे से नई झील बनने की आशंका जताई जा रही थी। इसी को लेकर हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी और जांच के बाद झील की बात को खारिज अब कर दिया गया है। क्षेत्र का निरीक्षण किया गया, जिसमें उनके आख्या के अनुसार उस क्षेत्र में कोई भी ऐसे खतरे की आशंका नहीं है और न ही कोई इस प्रकार की झील पाई गई है। नदी अपने जो नेचुरल कोर्स है उसमें बह रही है और कोई खतरे से, किसी प्रकार के खतरे से इनकार किया गया। भागीरथी नदी के कहीं पे भी कृत्रिम झील बनने की कोई संभावना नहीं है और भागीरथी नदी अपने नेचुरल कोर्स में प्रभावित हो रही है। और डर इसलिए बहुत ज्यादा था क्योंकि 2013 में इसी तरह की झील जो कि अलकनंदा नदी के पास बनी थी, उसकी वजह से तबाही केदारनाथ धाम में आई थी। इधर गंगोत्री नेशनल पार्क सोमवार से अगले 6 महीनों के लिए बंद हो चुका है। वन विभाग ने सैलानियों के लिए अगले 6 महीने के लिए पार्क में गतिविधि बंद कर दी है। गंगोत्री धाम से लगे गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क में इस वक्त करीब 2 से 3 फीट तक बर्फबारी हो चुकी है, लिहाजा पार्क बंद कर दिया गया। कोरोना काल में जहां पार्क में गतिविधि बिल्कुल शून्य थी, तो वहीं पिछले 1 महीने से पार्क में सैलानी और गोमुख इलाके में ट्रैकरों की अच्छी खासी तादाद आ रही थी। हालांकि अब पार्क बंद हो चुका है। लास्ट टाइम पे ये जरूर है कि जो 2 महीने में जो है सैलानियों का काफ़ी आवाजाही रही, उससे थोड़ा बहुत लोगों को जो है रोजगार भी मिला है तथा कुछ टूर एंड ट्रैवलरों को भी इसमें जो है सहयोग रहा है। हल्द्वानी में सोमवार देर रात रामपुर रोड पर एक तेज रफ्तार पिकअप ने 7 बारातियों को टक्कर मार दी, जिसमें एक की मौत हो गई। 6 लोग जख्मी हुए हैं। सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हुई है। रामपुर रोड पर हादसा हुआ है। सोमवार देर रात यह हादसा हुआ, यानी कि बीती रात पिकअप ने एक बाराती की मौत हुई है। 6 लोग जख्मी हुए हैं। 7 बारातियों को टक्कर मारी है पिकअप ने। इधर उत्तराखंड में प्राइमरी टीचर्स की भर्ती हो रही है, लेकिन 2014 में रोकी गई भर्ती के बाद ओवर एज हो चुके लोगों ने उम्र में छूट देने की मांग की है और ऐसे करीब 300 से ज्यादा कैंडिडेट हैं जो तय उम्र सीमा में छूट चाहते हैं। असल में 2014 में राज्य में प्राइमरी टीचर्स की भर्ती निकली थी, जिसमें ट्रेनिंग सेशन की सीनियरिटी को लेकर विवाद हुआ था और कोर्ट में मामला अटक गया। अब दोबारा प्राइमरी टीचर्स की भर्ती शुरू हो गई है। कि जो टीईटी जिनका पूरा हो चुका है, जिनको 7 साल पूरे हो चुके हैं, उनको भी कंसीडर किया जाए और जिनकी एज ओवर हो गई उनको भी इस भर्ती में कंसीडर किया जाए, जिन्होंने 2018 में फॉर्म भरे थे। इधर गढ़वाल सेंटर यूनिवर्सिटी का 8वां दीक्षांत समारोह आज आयोजित होगा। यूनिवर्सिटी इतिहास में पहली बार वर्चुअल कन्वोकेशन हो रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक होंगे, जबकि यूजीसी अध्यक्ष प्रोफेसर डीपी सिंह भी समारोह का हिस्सा होंगे।
सोमवार को ऋषिकेश में कार्तिक पूर्णिमा पर होने वाले गंगा स्नान पर प्रशासन ने रोक लगा दी थी, लेकिन इस सख्ती का कोई असर खास दिखा नहीं। कोविड संक्रमण की वजह से प्रशासन ने गंगा घाट पर स्नान पर रोक लगाई थी। स्थानीय लोग स्नान के लिए घाट पहुंचे, लेकिन पुलिस ने रास्तों को सील कर लोगों को वापस लौटाया। इधर नैनीताल में गुरु नानक की 591वीं जयंती को प्रकाश पर्व के रूप में मनाया गया। अखंड पाठ का आयोजन हुआ। कीर्तन दरबार में गुरु की महिमा का गुणगान हुआ। कोविड के वजह से कार्यक्रम को बेहद ही सादे समारोह के तौर पर आयोजित किया गया। सर्व सुख पावे मेरे मना। और गुरु नानक देव जी की जयंती पर श्रीनगर गुरुद्वारे में प्रकाश पर्व के साथ शबद कीर्तन का आयोजन किया गया और फिर प्रसाद वितरित किया गया। हालांकि कोरोना की वजह से यहां पर लोगों की मौजूदगी बेहद कम थी और बहुत ही सादगी के साथ ये पर्व मनाया गया। यहाँ एक ब्रेक का वक्त हो चला है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी है।